नमस्ते। आप लोगों के साथ आज मैं जुड़ रही हूँ सैटरडे की क्लास में। और आज का जो मेरा सेशन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संघवाद। आखिर संघवाद है क्या? ठीक है, तो हम सबसे पहली बात तो ये, संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। संघ प्लस वाद। एक होता है नॉर्मल वाला वाद, एक होता है वाद। वाद, संघ का मतलब होता है समूह, वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो समूह की विचारधारा को ही संघवाद कहते हैं। दूसरा क्या है, इसको संघ को ना दो भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, अमेरिका, इसे अमेरिका में यूज किया जाता है। और यूनियन, यूनियन भारत में यूज किया जाता है। फेडरलिज्म में क्या है, लोग मतलब राज्य मिल भी सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, और यूनियन में क्या है, मतलब भारत में राज्य मिल सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते। जैसे कि एक समूह है, पहले से उनका डिसीजन है कि हमें पहले से सोच ले कि हम इस समूह में मिल तो सकते हैं लेकिन बाद में अलग नहीं हो सकते। ऐसा ही फेडरलिज्म में है, उसमें क्या है, आप मिल भी सकते हो और निकल भी सकते हो। कहने का मतलब ये है, जो फेडरलिज्म है वहां पर सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति की होती है और अन्य स्तरों की नहीं होती। और भारत में क्या है, सभी स्तरों की जो स्थिति होती है, जो स्तर होते हैं, शक्ति होती है, वो मिली हुई होती है, मतलब बटी हुई होती है आदि आदि। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब समूह, वो लोगों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, राज्यों का समूह हो सकता है। ठीक है, भारत एक संयुक्त राष्ट्र है। भारत एक संयुक्त राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पर संघवाद है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा पॉइंट के साथ कर लेते हैं। सबसे पहला है, अलग अलग समूहों का होना ही संघवाद कहलाता है। अपनी केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का केंद्रीकरण तो करेगी ही, लेकिन अपनी शक्तियों का वो केंद्रीकरण नहीं करेगी, मतलब अपनी शक्तियों को वो अपने तक नहीं रखेगी, अपनी शक्तियों का वो विकेंद्रीकरण करेगी, मतलब अपनी शक्तियों का साझा करेगी, दूसरों की शक्तियों के साथ अपनी शक्तियों को बांटेगी, अपने तक वो केंद्रित नहीं रखेगी, मतलब सबको अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखेगी, सबको थोड़ी थोड़ी शक्तियां देगी, उनको विकेंद्रीकरण वो करेगी। दूसरा क्या है, अब आता है इसमें सरकार। थोड़ा सा एग्जांपल मैं सरकार के थ्रू आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे सरकार, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है, एकात्मक सरकार में राज्य की एक इकाई को देखा जाता है कि मतलब एक राज्य है, एक राष्ट्र है, तो उसकी जो पावर है ना वो एक ही केंद्र सरकार को है, एक ही पर्सन को है। ठीक है, और इसका जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च सरकार के द्वारा होता है। सरकार का जो अधिकार होता है वो किसके द्वारा होता है, सर्वोच्च राज्य के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर कुछ एकात्मक जो सरकार है उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन कौन से देशों में एकात्मक सरकार अभी भी पाई जाती है। सबसे पहला क्या है, अरब, यूनाइटेड किंगडम। ये दो स्टेट हमारी ऐसी हैं जहां पर एकात्मक सरकार देखने को मिलती है, जहां पर जो पावर होती है वो एक ही पर्सन के हाथ में होती है। अब आता है संघीकरण। संघीकरण होता है सरकार की एक प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे स्तर हैं। जैसे विधायिका हो गई और हमारी कार्यपालिका हो गई, केंद्र सरकार हो गई, प्लस में हमारी पंचायती सरकार हो गई। तो पंचायती सरकार को एक अपनी पावर दे रखी है कि वो अपने स्टेट का, जो अपने स्टेट का है, अपने मतलब राज्य का है, वो उसका काम करेगी, उसके काम को देखेगी। ठीक है, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इनको स्तरों में बांटा गया है और उसको पावर को भी स्तरों में बांटा गया है। पर यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि कोई भी किसी भी शक्ति का हनन नहीं करेगा। मतलब अगर पंचायती सरकार को कुछ शक्ति दी गई है तो उसमें केंद्र सरकार उनकी शक्तियों का हनन नहीं करेगी, मतलब रोक टोक नहीं करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं
इसमें भी हम आगे चलते हैं। बहुत आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ समझाना है मुझे। इसमें क्या है, इसमें कोई किसी के बीच में नहीं आता, ठीक है। जो संघीय सरकार होती है इसमें कोई किसके बीच नहीं आता, कोई किसकी भी दखल अंदाजी नहीं करता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था के मुख्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए। जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक शासन हमें नहीं पसंद आया तो हम दूसरे शासन से काम करवा सकते हैं, दूसरे शासन को अपनी शक्तियां दे सकते हैं, दूसरे शासन को हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक सरकार का अलग अलग प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है, 2 सरकार है, 2 सरकार तो बनाई है, शक्तियां भी अलग अलग दी गई है, पर उनका जो प्रभाव पड़ेगा ना वो एक तरीके होगा, वो एक माना जाएगा, ठीक है। जो कि पंचायत में जो लोग मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल बता दूं कि जो लोग पंचायती सरकार में वोट देते हैं, ठीक है, वही लोग केंद्र सरकार को भी वोट देते हैं। तो काम एक ही है, लोग एक ही है, जनता एक ही है, पर उनके स्तर है ना उन्हें थोड़ा अलग अलग कर दिया और उनको अलग अलग स्तर जो हमारी शक्तियां हैं वो दे रखी है, ये है, ठीक है। विभिन्न स्तरों के द्वारा नागरिकों को एक ही समूह पर शासन, कहने का मतलब है कि स्तर अलग अलग है पर शक्तियां सेम है, यही टॉपिक था। अब क्या है, राज्य सरकार या न्यायपालिका दोनों शासन एक ही, राज्य सरकार या न्यायपालिका दोनों एक ही शासन पर काम करते हैं, पर उनकी शक्तियां क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। संविधान में अब क्या है, सबकी शक्तियों को अलग अलग बांट रखा है। केंद्र सरकार की शक्तियां अलग हैं, नागरिक पालिका की शक्तियां अलग हैं, और तुम्हारी राज्य पालिका की शक्तियां अलग हैं, राज्य सरकार की शक्तियां अलग है, अलग अलग दे रखी है। पर इन पर जो काम करेगा ना, वो जो हमारा रूल फॉलो करेगा वो कौन करेगा, वो संविधान। संविधान में जो लिखा गया है उसको ही फॉलो किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जो हमें शक्तियां मिली है उसका कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज है कि स्तर में अलग कुछ बदला, एक चीज इसमें समझाई गई है, मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ कि इसमें क्या है, स्तर जो शक्तियां हैं, शक्तियों में या देश के संविधान में अगर कोई भी चीज अगर गलत है या उसमें कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार आती है जो कि ये डिसीजन लेती है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो अधिकार है, वो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान में वो क्या देखता है, अगर कुछ बदलाव करना होता है ना तो एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, सबकी मर्जी चाहिए, सबकी राजी होनी चाहिए, तभी ये बदलाव हो सकता है। कहने का मतलब है, संघवाद का मतलब है संघ, एक संघ बना के, राज्यों का एक संघ बना के देश को चलाना और उन्हें अलग अलग स्तर पर अलग अलग शक्तियों को देना, यही संघवाद कहलाता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारा अलग है। सरकार के हर स्तर के लिए स्रोत का प्रकाश, व्यक्ति के स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया है। सरकार का जो स्तर है ना उसके लिए जो विवरण दिया गया है, उसकी जो बातचीत की गई है वो हमारे संविधान में दी गई है। संविधान से ही संघ को आगे बढ़ाया गया है। संघीय ढांचे को 2 उद्देश्य होते हैं, संघीय ढांचे के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, एकता को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य क्या है, क्षेत्र की विविधता को सम्मान देना। इसमें क्या है, जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या है, सबसे पहले तो एकता को बढ़ावा, जब सब लोग एक मिलकर काम कर रहे हैं तो एकता बढ़ावा, ठीक है। दूसरा की विविधता, मतलब शक्तियों का बंटवारा, ये क्या है, इसका सम्मान लोग करते हैं ताकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, मतलब तुम ऊंचे स्तर पर हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम नीचे स्तर पर तुम्हारी, मतलब सबकी ये जो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको क्या है, इनके 2 तरीके, संघों के निर्माण के 2 तरीके। अब
अब उनको थोड़ा सा मैं बताई देती हूँ क्या दो तरीके, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था में सत्ता राज्य, इस प्रकार की जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें क्या है, संघ बनाकर, संघ बन भी सकता है और अलग भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्ति है। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो स्टेट है ना उनको भी बराबर की शक्ति दी गई है। अगर कोई देश तुम्हारे साथ मिलना चाह रहा है, कोई राज्य तुम्हारे साथ मिलना चाह रहा है, तो उसको स्वतंत्रता दी गई है कि तुम मिल भी सकते हो और अलग भी हो सकते हो। तो दोनों चीजें इसमें बताई गई है, आप मिल भी सकते हो और अलग भी हो सकते हो। तो इसमें क्या है, सबको अलग अलग शक्ति दी गई है कि आपका जो है संघ बना भी सकते हो और संघ से अलग भी हो सकते हो। दूसरा क्या है, सबको जोड़कर संघ बनाना। इसमें क्या है, जब आप जुड़ रहे हो, सारा संघ जुड़ रहा है, राज्य की व्यवस्थाओं को जोड़ा जा रहा है, तो उसमें आप जुड़ सकते हो, निकल नहीं सकते। ये चीज में थोड़ी सी क्लियर की गई। अब हम देखते हैं विषयों की लिस्ट, सूची। जो संघ है उसमें कौन कौन सी सूची आती है। सबसे पहले आती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों तरीके की सूची है। इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है, राष्ट्र के महत्व के कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग आदि सूची। जो संघ सूची होती है उसमें क्या दिया गया है, उसमें आप लोगों को जो पावर दी गई है वो विदेश नीतियों से, मतलब इसमें केंद्र सरकार आती है। विदेशों के साथ व्यापार, विदेशों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, विदेशों के साथ किस प्रकार के कार्य करते हैं, बैंकिंग आ जाती है, सूचना आ जाती है। ये सब किसमें आ जाता है, संघीय सूची में, ठीक है। राज्य सूची, इसमें क्या है, जो विषय स्थानीय महत्व को देते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। जैसे विषय को कानून का अधिकार राज्य के पास होता है। पुलिस, इसमें क्या आ जाता है, जो राज्य है, राज्य का जितना भी वर्ग रहेगा ना वो राज्य सूची में आएगा। जैसे पुलिस, व्यापार और कृषि, सिंचाई। राज्य में छोटे छोटे, मतलब जैसे यूपी आ गया हमारा, यूपी में अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो कार्य रहता है राज्य सूची का, वो क्या रहता है, सिंचाई, कृषि पर ध्यान देना, किसानों के लिए व्यवस्था करना, व्यापार को बढ़ाना, पुलिस आदि का जो वर्क रहता है वो इसमें रहता है। अब आ जाता है समवर्ती सूची। यह केंद्र और राज्य दोनों को बनाए रखने के लिए एक टकराव है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो कार्य हैं उनको ये बनाने का काम करती है। सबसे पहले ये शिक्षा पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए ट्रेन, यूनाइटेड, बिहार, ऐसे देशों पर ये वर्क करती है। वहाँ की शिक्षा, वहाँ के अधिकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ का जो क्षेत्रफल है, क्या है, गणराज्य कैसा है, सारी चीजें कौन देखता है, समवर्ती सूची होती है। इसमें क्या आ जाता है, केंद्रीय सरकार। इस प्रणाली में जब कोई बदलाव करना हो, जब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों सूचियों में जब कोई बदलाव करना हो ना, तब आती है केंद्र सरकार। ये जो अधिकार होता है किसी भी चीज में बदलाव करने का, वो होता है हमारा केंद्र सरकार के पास, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, जिसमें हमें बताया गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण क्या है। जो संघीय व्यवस्था है उसकी जो सफलता है उसके कारण क्या है। भारत में अलग अलग भाषा में लोग रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भाषा के आधार पर भी संघवाद हुआ है, संघ का बंटवारा हुआ है, संघ का विकेंद्रीकरण हुआ है। वो कैसे कि हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। अब सारी भाषाओं के लोग एक जगह तो नहीं रह सकते। अगर किसी को तमिल आती है तो उसे हिंदी नहीं आती होगी, जिसे हिंदी आती है उसे तमिल नहीं आती होगी। तो ऐसे जो कंपटीशन है वो इक्वल नहीं है, मतलब लोग एक साथ रहकर भी नहीं रह सकते। इसलिए उन लोगों को
भाषा के आधार पर भी राज्य के थ्रू उन्हें अलग अलग स्तर दे दिया गया है। तमिल के लोग तमिलनाडु में रहेंगे, यूपी के लोग यूपी में रहेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली में तो मिक्स रहते हैं, इस जहाँ पर इंग्लिश सबसे ज्यादा दी जाती है, मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो तमिल से उसे भी इंग्लिश आती है, जो हिंदी पढ़ता है उसे भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश तो सबको आती है। अब इंग्लिश इज अ कॉमन, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर सारे लोग रह सकते हैं। इसीलिए भाषा का जो आधार दिया गया है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि भाषा के आधार पर लोगों को अलग अलग सत्ता दे दी गई है। अब क्या है, भारत की विविधता से भरा कुछ राज्यों का गण भाषा के आधार पर किया गया। कुछ जो राज्य है हमारे, उनका जो गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है, ताकि भाषा बोलने और राज्य को समझने के लिए समझा जा सके। जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। और यहाँ पर भाषा के आधार पे तो इसमें क्या है कि आप लोगों को स्तर मिल गया, सत्ता मिल गई, अलग अलग प्रोवाइड हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और क्या है उड़ीसा, और ये सारी जो देश है यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इन्हें भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य दे दिया गया है और अपनी अपनी सत्ता भी दे दी गई है, ठीक है। अब क्या है, कुछ राज्यों को भौगोलिक जो जनजातियां हैं, संस्कृति के आधार पर भी सत्ता दी गई है। अब जैसे उदाहरण नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड आदि, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जनजातियां है ना, उसके आधार पर हमें जो दी गई है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है सत्ता के आधार पर अधिकार भी दे दिए गए और सत्ता भी। ये किस लिए दिया है, ये जनजाति के आधार पर, भूगोलिक व्यवस्था के आधार पर दिया गया है, ठीक है। भाषा नीति, 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित का भाषा दर्जा दिया, मतलब हमारे जो देश है भारत देश, वहाँ पर 21 ऐसी भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया है, जिनको अनुसूचित जनजातियों में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे मूल रूप से अपनाया गया है। थोड़ा सा मैं निष्कर्ष बता देती हूँ इसका। संवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को रक्षा करने और दूसरों के साथ संवाद में मदद करने के लिए माध्यम से की जाती है। Exactly. आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि संवाद मतलब होता है संघ, समूह के विस्तार के रूप में आप लोगों के शासन को चलाना, यही क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। जैसे हमारे फैमिली वाले कहते हैं ना, संगत का असर है, बुरी संगत का असर है, अच्छी संगत का असर है। तो संगत डिपेंड करता है ग्रुप, कि हम कैसे ग्रुप में रह रहे हैं, कैसे ग्रुप का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा ही संवाद में है, इसीलिए उसे संघी कहा जाता है। राज्यों के साथ मिलकर व्यवस्था को चलाना संघीय व्यवस्था कहलाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा सेशन ठीक लगा होगा। ठीक से पहले वीडियो को देखिएगा, देन उसके बाद अगर कुछ गलती दिखे तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद। ये अलग